हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इनके सही जवाब सबको देना है और जितने उत्तर सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, बी है घर्षण बल, सी है स्थिर वैद्युत बल और डी है चुंबकीय बल। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है एक दूसरे के समान, बी है एक दूसरे के समान नहीं, सी है एक दूसरे के समानुपातिक, सी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे के समान होते हैं। अब रिपोज कोण किसे कहते हैं? किसी वस्तु का ढेर या जो ढलान होता है, इसमें क्या होता है? रिपोज कोण होता है। ढलान और सतह के बीच जो कोण बनता है उसे रिपोज कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? रिपोज कोण कहते हैं। और फ्रिक्शन कोण का संबंध घर्षण बल से होता है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है दोलनी और घूर्णीय गति, बी है दोलनी और स्थानांतरिय गति, सी है स्थानांतरिय और घूर्णीय गति, डी है केवल स्थानांतरिय गति। इसका सही जवाब देना है। ये जो पहिया होता है बैलगाड़ी का, इस पहिए में क्या होता है कि घूर्णन गति होता है। अच्छा, घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसमें घूर्णन गति होता है। जो बैलगाड़ी का पहिया होता है ये अपने अक्ष पर, यानी कि यहाँ धुरी होती है और धुरी पर घूमता है अपने अक्ष पर, तो इसलिए इसमें घूर्णीय गति है। अब ये तो पता हमें इसमें घूर्णीय गति है, तो जिसमें घूर्णीय गति है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। यानी हम लोग इसमें ऑप्शन एलिमिनेट का तरीका लगाएंगे। तो बी में घूर्णन गति नहीं है इसलिए बी कट जाएगा, डी में नहीं है इसलिए डी कट जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये और दूसरा सी। अब देख लेते हैं, ये में है कि दोलनीय गति। ये दोलनीय गति क्या होता है? दोलनीय गति क्या होता है कि मध्य बिंदु के, ये मान लिया जाए मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के दोनों ओर जो गति करता है उसमें क्या होता है? दोलन गति। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसमें क्या होता है? दोलनीय गति होता है। और जो झूला होता है, झूला में दोलन गति होता है, तो इसमें दोलन गति होता है। लेकिन जो बैलगाड़ी का पहिया है तो इसमें दोलन गति कहाँ होगा? तो इसलिए जो इसका दोलन गति है ये ऑप्शन ये भी कट जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानांतरिय गति और घूर्णन गति होता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में जो है घर्षण बल कम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन ए है यह आर से अधिक होगा। जो प्रतिक्रिया है
वो क्या होगा, आर से अधिक होगा। बी कह रहा है कि प्रतिक्रिया आर से कम होगा। सी कह रहा है कि यह आर के बराबर होगा। डी कह रहा है कि यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आर प्रतिक्रिया है उससे जो बाद वाली प्रतिक्रिया होगी वो कम होगी, क्योंकि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो घर्षण बल अधिक लगता है। क्या होता है कि घर्षण बल अधिक लगता है जब विरामावस्था में होगी, और जब वस्तु चलती है तो घर्षण बल कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रतिक्रिया होगी इसमें घर्षण बल कम हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ए है, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अब निष्कर्ष है, ऑप्शन ए है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। बी है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण बल कम होता है। डी है कि अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो इसमें क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा, और जब ये चलायमान हो जाएगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन ये, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अब कोई व्यक्ति है जो घर्षणहीन सतह पर खड़ा है, मान लिया जाए ये घर्षणहीन सतह है, यहाँ कोई व्यक्ति है जो खड़ा है। अब ये कोई भी जब कार्य करेगा तो गतिमान हो जाएगा, क्योंकि इसके जो है सतह और व्यक्ति के बीच घर्षण बल नहीं है। तो ये जब सीटी बजाएगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि बल लगा रहा है। तो इसलिए कथन एक सही है। कारण है कि यदि किसी तंत्र का कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं होगा। बिल्कुल, यदि कोई वस्तु है और विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु चलायमान है तो वह वस्तु चलायमान रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उसका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, चलायमान है तो चलायमान रहेगी, और जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तो तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो कारण भी सही है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगी कि ये और आर दोनों सही हैं, और आर ये का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। ऑप्शन ए है कि दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। बी है, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। सी है, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। डी है, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ये है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है। पारद मतलब यहाँ Hg यानी कि पारा है, किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए डूब जाता है लोहा। यानी कि जो कथन है ये कह रहा है कि एक लोहे का जो गोला है वो पारा पर तैरता रहता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है?
कोई वस्तु, सूत्र इसका क्या होता है कि D बराबर mv होता है, मतलब घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम घटेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर क्या है कि जो घनत्व हो रहा है, जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा और घनत्व कम होगा तो तैरता रहेगा। जो पारा है, पारा का जो घनत्व है, पारा का जो घनत्व है वो अधिक है किससे, लोहे के घनत्व से, इसीलिए लोहा तैरता रहता है। अब यहाँ कह रहा है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारा के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल, लोहे का जो घनत्व है वो पारा के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं है। अगर जो लोहे का घनत्व अधिक होता तो डूब जाता। लोहा इसीलिए तैर रहा है क्योंकि लोहे का घनत्व कम है, किससे, पारा से, इसीलिए तैरता है। तो जो कारण है आर, ये गलत है, ये सही है। तो इसमें क्या है कि ये और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं। सी है कि ये सही है किंतु आर गलत है। बिल्कुल, जो कथन है ये सही है और आर इसका गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऑप्शन है कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण होती है, इसमें रासायनिक परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। बिल्कुल ये बात सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे की जो कील है ये पारे पर इसलिए तैरती रहती है, लोहे की जो कील है वो पारे पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि लोहे की जो कील का घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम है, इसलिए तैरती रहती है। और जो पानी होता है, जो पानी होता है, पानी से लोहे कील का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है क्या, लोहा। लोहा पानी में क्यों डूब जाता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। और पारा में क्यों नहीं डूबता है, यानी कि तैरता रहता है, क्योंकि लोहा का घनत्व कम है, किससे, पारा से। जिसका घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगा और घनत्व जब कम होगा तो तैरता रहेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल भार होगा, जल में भार क्या होगा। ऑप्शन है 0 होगा, बी है 100 ग्राम होगा, सी है 200 ग्राम होगा और डी है 400 ग्राम होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका भार क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि जब कोई वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कोई बाल्टी है और जल से भरी है, जब वो जल के अंदर रहेगी तो उसका भार कितना हमें महसूस होगा, जितना बाल्टी का भार है, पानी का भार महसूस नहीं होगा। जब जल से हम बाहर पानी भरी बाल्टी को निकालेंगे तब हमें बाल्टी और जल का भार महसूस होगा, और जब तक पानी में रहेगा तब तक केवल और केवल बाल्टी का भार महसूस होगा। इसीलिए अगर जो बाल्टी 1 किलोग्राम की होगी तो पानी में 1 किलोग्राम महसूस होगा। तो इसीलिए यहाँ जो गुब्बारा है उसका भार 0 है, तो इसीलिए पानी में जो भार महसूस होगा वो 0 होगा। अगर जो यहाँ गुब्बारा का कोई भार होता तो गुब्बारे का भार ही महसूस होता, पानी का भार नहीं। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। ऑप्शन ये है कि ताप, बी है वेग, सी है दाब और डी है घनत्व। बादल क्यों तैरते रहते हैं वायुमंडल में। डी बराबर होता है mv, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम। अब क्या होता है कि जो बादल है उसका घनत्व वायुमंडल से कम होता है, इसलिए तैरता रहता है। तो जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता रहता है, घनत्व अधिक हो जाएगा तो डूब जाएगा। यदि बादल का घनत्व अधिक होता तो क्या होता कि वायुमंडल में समा जाता, डूब जाता। वायुमंडल में इसलिए नहीं
डूब पाता है, तैरता रहता है, क्योंकि इसका जो है घनत्व है वो कम है, बादल का घनत्व कम होता है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। मान लिया जाए ये समुद्र है और ये बर्फ का टुकड़ा है, तो कह रहा है कि जो समुद्र है, समुद्र में जब आइसबर्ग होता है यानी कि बर्फ होता है, जब बर्फ तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर होता है और कितना ऊपर होता है। इस ऑप्शन है कि 1/9, बी है 1/10, सी है 1/6 और डी है 1/4। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10। ये जो बर्फ होता है ये जल में, जल के अंदर इसका 1/9 भाग होता है और जल के बाहर 1/10 भाग होता है, और जल के बाहर वाला भाग पूछ रहा था। 1/10 मतलब होता है 10%, 1/9 मतलब होता है 90%। यदि किसी जल में बर्फ है तो उसका 90% भाग जल में डूबा रहेगा और 10% भाग जल के ऊपर रहेगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या होगा। इसका सही जवाब बताना है आपको। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, बी है कम होगा, सी है उतना ही रहेगा और डी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। जो बर्फ है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है और आयतन अधिक होता है, और जो जल है उसका घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। इसीलिए जब बर्फ का आयतन अधिक है और जब ये जल बन जाएगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो स्तर है जल का वो कम हो जाएगा, क्योंकि बर्फ जल बनने पर आयतन कम होता है, क्योंकि जल का आयतन कम होता है और बर्फ का अधिक होता है, इसीलिए इसका जो है आयतन हो जाएगा कम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। बी कह रहा है कि वह कुछ नीचे जाता है, सी कह रहा है कि वह उसी तल पर रहता है, डी कह रहा है वह समुद्र के तली में डूब जाता है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा कि वह कुछ ऊपर उठेगा। कोई नदी, जो नदी का जल होता है और समुद्र का जल होता है, तो समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, और खारा हो जाने के कारण समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है और नदी के जल का घनत्व कम होता है। तो इसीलिए जब जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नमकीन होने के कारण अधिक होता है, इसीलिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैरता है। बी है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो मिट्टी का तेल है और जो जल है, तो जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, जल का घनत्व अधिक होता है और मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल तैरता रहता है। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरता रहेगा, अगर जो घनत्व अधिक हो जाएगा तो डूब जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसलिए तैरता रहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी है वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुला, इसीलिए जो है साबुन का बुलबुला क्या होता है कि फूला फूला लगता है,
बुलबुला इसीलिए बनता है क्योंकि बुलबुले का जो अंदर का दाब है वो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, बी कह रहा है घट जाता है, सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, डी कह रहा है कि अपरिमित हो जाता है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो जल होता है, जल में डिटर्जेंट मिलाने पर इसका जो पृष्ठीय तनाव है वो कम हो जाता है। और जब इसका पृष्ठीय तनाव कम होता है, जब इसमें हम कपड़े धुलते हैं तो जो कपड़े के सूत होते हैं, जो रेशा होता है, पृष्ठीय तनाव कम हो जाने पर उसके जो रेशा होता है कपड़े, उसके अंदर जल समाहित हो जाता है, चला जाता है उसके अंदर जल, इसीलिए कपड़े साफ हो जाते हैं डिटर्जेंट मिलाने पर। और सादे जल से जब हम कपड़ा धोते हैं तो नहीं साफ होते हैं, क्योंकि सादे जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, तो कपड़े के जो सूत होते हैं उसके अंदर जल नहीं जाता है, इसीलिए कपड़ा साफ नहीं होता है। डिटर्जेंट मिलाने पर क्या होता है कि उसका जो पृष्ठीय तनाव है कम हो जाता है, कपड़े के अंदर पानी एकदम से घुस जाता है और इसलिए कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसका पृष्ठीय तनाव क्या होगा, सर्फ डालने पर या डिटर्जेंट डालने पर कम हो जाएगा। तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी, ये कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी कह रहा है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, डी है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पानी की सतह से ऊपर आकर क्या हो गई है, भारी हो गई है, ये इसका सही जवाब है। क्या होता है कि जो बाल्टी है उसको जब भरी हुई बाल्टी पानी में जब तक रहेगी तब तक क्यों हमें बाल्टी का भार महसूस होगा, जल का नहीं। अब जब जल से भरी हुई बाल्टी बाहर निकालेंगे तब जो जल होगा और जो पानी होगा, इन दोनों का भार महसूस होगा, और जब तक पानी भरी बाल्टी जल में होगा तब तक केवल बाल्टी का भार महसूस होगा। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शन ए कि द्रव का घनत्व, बी है पृष्ठ तनाव, सी है वायुमंडलीय दाब और डी है गुरुत्व। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार हो जाती है। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ये है शीतल जल से, बी है उबलता जल से, सी है गर्म जल से और डी है बर्फ से। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उबलते जल से आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, बी है घटता है, सी है वही रहता है, डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। अब सेंटीग्रेड -0/100 और बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 होता है। हमें क्या करना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 9 18, यानी कि नीचे 5 हो जाएगा इसमें और इसमें 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि सेंटीग्रेड -0, यानी कि सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो 50/5 बराबर क्या हो जाएगा F -32, यानी कि फ़ारेनहाइट -32 बटे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 धाम 50, यहाँ पर 10 आ जाएगा
और नीचे 9 है। 9 से जब इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। तो 90 बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में 32 है और जब इधर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा। तो 90 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बी इसका सही उत्तर है। हमें क्या करना था कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था। तो हमने किस सूत्र से बदल दिया, सी से जो है सेल्सियस -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर रखकर जो है 122 आ गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण होती है। बी है उबलता जल, सी है भूमि और समुद्री मंद पवन, सी है वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, डी है बल्ब के तंतु धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसका सही जवाब देना आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये लिखा है कि संवहन के कारण नहीं होती है क्या, ऊष्मा की हानि। तो क्या होता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी है कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के यानी कि बल्ब के कांच की सतह गर्म हो जाती है। बल्ब कैसे होता है, ऐसे बल्ब होता है और यहाँ पर जो है तंतु लगा होता है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमान जो टी से जो है संकेत है और सेल्सियस तापमान टी जो है स्मॉल सी से संकेत है, स्मॉल टी और सी से संकेत है, के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि इसके मतलब है कि जो केल्विन है और सेल्सियस है इनके बीच का संबंध कैसा है। देखिए केल्विन बराबर होता है -273/100, ये केल्विन बराबर होता है। और सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो सेल्सियस बराबर होता है सेल्सियस -0/100। अब यहाँ देखिए नीचे 100 है दोनों में और बराबर का चिन्ह है तो कट जाएगा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या बचा कि K-273 बराबर C। अब यहाँ पर दिया केल्विन तापमान। अब केल्विन तापमान को T से इंडिकेट किया है तो K यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा क्योंकि केल्विन को T से संकेत दिया हुआ है। और सेल्सियस क्या हो जाएगा, T और C, स्मॉल t और C हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -273 और बराबर क्या हो जाएगा TC। अब देखिए इसमें मान क्या पूछा है कि हमें T का मान बताना है, इसका मान बताना है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, T का मान हम निकालेंगे तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, यहाँ पर -273 है। अब यहाँ पर जब जाएगा T के पास तो प्लस हो जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T स्मॉल t प्लस 273.15, इसमें सब में 0.15 लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा T बराबर स्मॉल TC प्लस 273.15। इसका D इसका सही जवाब हो जाएगा। तो D इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। यह है तापीय संतुलन का सिद्धांत, बी है रंगों का सिद्धांत, सी है कैलोरीमिति का सिद्धांत, डी है वाष्पन। तो इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। यह है ठोस एवं द्रव में, बी है ठोस एवं निर्वात में, सी है गैस एवं द्रव में और डी है निर्वात एवं गैस में। इसका सही जवाब देना आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस और द्रव में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है और ठोस में ऊष्मा का जो है स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। इसलिए इसका जो है
सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा, स्केल में क्या है? तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? देखिए, सेल्सियस -0/100। फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? बराबर फ़ारेनहाइट -32/180। अब यहाँ पर क्या है? सेंटीग्रेड -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180, ये सूत्र है। यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 और यहाँ नीचे 9 हो जाएगा। अब यहाँ सेल्सियस -0 का मान कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नीचे 5 है तो नीचे 5 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ? फ़ारेनहाइट -32/9, तो फ़ारेनहाइट -32 और बटे 9। अब देखिए इसे काटेंगे तो 5 8 40, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, और इससे ये गुणा होगा तो 9 8 72, यानी 8 9 72, 72 आ जाएगा, और बराबर फ़ारेनहाइट -32 होगा। अब यहाँ पर -32 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9 5 8 40, हाँ यहाँ 8 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा? जब हम जोड़ेंगे, ये यहाँ पर -32 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, तो 2 2 4 और 7 3 10, यानी कितना हो जाएगा? 104। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ -32 है और बराबर की इधर आएगा जो है लेफ़्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? +32 हो जाएगा। तो 72 और 32 को जोड़ेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।